हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 यानी कार्यपालिका का पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों कार्यपालिका का पार्ट और हमने कर लिया। अगर आपने पहले पार्ट की वीडियो नहीं देखी तो उसका दोस्तों लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर दोस्तों आप देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हमने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी नोट्स तैयार किए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। टर्म टू एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों, वह है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है और ये कितने प्रकार की शक्ति होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के पास वीटो की कितनी प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है। तो राष्ट्रपति के पास मुख्यतः दोस्तों 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ होती हैं। पहले को दोस्तों कहते हैं अत्यंतिक वीटो, दूसरा है निलंबनकारी वीटो और तीसरा है पॉकेट वीटो। यानी 3 प्रकार की वीटो शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है भारतीय संविधान के अनुसार। अपवाद क्या है दोस्तों कि संविधान संशोधन विधेयक को लेकर राष्ट्रपति के पास कोई भी वीटो शक्ति नहीं है। जी हाँ, यानी संविधान में संशोधन करने के जो अगर संशोधन हो रहा है तो उसमें राष्ट्रपति किसी प्रकार कोई वीटो नहीं कर सकता। यानी संविधान में संशोधन बिल हर हालत में राष्ट्रपति द्वारा पास किया जाएगा दोस्तों। यानी संविधान में संशोधन संबंधित कोई भी बिल राष्ट्रपति अपने पास नहीं रख सकता है। क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वीटो की। जो सबसे वीटो का पहला प्रकार वह अत्यंतिक वीटो। क्या होता है अत्यंतिक वीटो? तो अत्यंतिक वीटो क्या है दोस्तों, इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है और इस प्रकार वह विधेयक समाप्त हो जाता है और वह अधिनियम नहीं बन पाता है। इसे दोस्तों हम अत्यंतिक वीटो के नाम से जानते हैं। यानी कैसा वीटो दोस्तों, यानी इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है और इस प्रकार विधेयक समाप्त हो जाता है और वह अधिनियम नहीं बन पाता है। अब राष्ट्रपति की जो अत्यंतिक वीटो वाली शक्ति है ये कब कब प्रयोग में लाई जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, जब संसद द्वारा पारित विधेयक एक गैर सरकारी विधेयक अथवा निजी विधेयक हो तभी राष्ट्रपति जो है इस वीटो का प्रयोग कर सकता है। गैर सरकारी विधेयक अथवा निजी विधेयक जो वीटो होगा तभी ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति जो है अत्यंतिक वीटो कर सकता है दोस्तों। दूसरा, जब विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति मिलने से पूर्व ही मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया है और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को विधेयक पर सहमति न देने की सलाह दे। अब ये ऐसा क्या स्थिति होती है दोस्तों, यानी राष्ट्रपति जो है अनुमति किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति मिलने से पहले ही जो संसद भंग हो जाए या संसद में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम मंत्रिमंडल का इस्तीफा हो जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है दोस्तों अत्यंतिक वीटो जारी कर सकता है और जो नया मंत्रिमंडल आए और वो राष्ट्रपति को इस विधेयक को पारित करने से मना करे तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर सकता है। चलिए दूसरे प्रकार की वीटो क्या दोस्तों, सेकेंड नंबर की वीटो है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो क्या होता है? राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा देता है। यानी जब राष्ट्रपति किसी संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को दोबारा पुनर्विचार के लौटाता है तो ऐसे विधेयक लौटाने वाली स्थिति को हम दोस्तों निलंबनकारी वीटो के नाम से जानते हैं। यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। ध्यान रखना दोस्तों, निलंबनकारी वीटो में एक बार राष्ट्रपति जो है संसद को पुनः जो है विधेयक लौटा सकता है, बट अगर दोबारा संसद पुनः इस विधेयक को पारित करती है, उसमें संशोधन करती है नहीं करती है, फिर दोबारा राष्ट्रपति उस निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। उसे उस विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी दोस्तों, इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य है। अपवाद क्या है? अपवाद है कि राष्ट्रपति द्वारा धन विधेयक के संबंध में निलंबनकारी वीटो की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति जो है दोस्तों निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। चलिए तीसरे प्रकार की वीटो शक्ति क्या दोस्तों, वह पॉकेट वीटो। इस मामले में राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक पर ना तो अपनी सहमति देता है और ना ही उसे अस्वीकार करता है और ना ही लौटाता है, किंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है, इसे कहा जाता है पॉकेट वीटो। अमेरिकी राष्ट्रपति जिसे 10 दिनों के भीतर विधेयक को वापस भेजना होता है के विपरीत भारतीय राष्ट्रपति के समक्ष कोई बाध्यकारी समय सीमा नहीं इस पॉकेट वीटो के अंतर्गत। यानी
अमेरिकी राष्ट्रपति जो है 10 दिन के भीतर जो है विधेयक को भेजना, वापस भेजना होता है संसद के पास। बट भारतीय राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई समय सीमा नहीं है, वो जब तक चाहे अनिश्चित काल तक के लिए उस विधेयक को दोस्तों रोक सकता है। ठीक है, चलिए क्लियर। तो ये राष्ट्रपति की 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ दोस्तों दी गई हैं भारतीय संविधान के अनुसार। कौन कौन सी है? पहली है आत्यांतिक वीटो, दूसरी है दोस्तों निलंबनकारी वीटो, तीसरी है पॉकेट वीटो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संसदीय शासन प्रणाली। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो संसदीय शासन प्रणाली है क्या दोस्तों? जैसे हमने पहले ही दोस्तों चैप्टर के पहले पार्ट में संसदीय शासन प्रणाली के बारे में मैंने आपको बता दिया था, और इस संसदीय शासन प्रणाली के बारे में हम बात करेंगे, इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, इसके दोष गुण की बात करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली है क्या। संसदीय सरकार में कार्यपालिका तथा विधान पालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। यहाँ कार्यपालिका और विधान पालिका में क्या होता है? घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। संसदीय सरकार शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका, जिसे मंत्रिमंडल भी कहते हैं, कार्यपालिका या मंत्रिमंडल अपने समस्त कार्यों के लिए संसद या विधान पालिका, जिसे संसद या विधान पालिका के नाम से जानते हैं, के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी संसदीय सरकार शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो भारत का एक दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली वाला देश है जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया होता है, और जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक होता है। और तब तक अपने पद पर, यह जो कार्यपालिका तब तक अपने पद पर रहती है जब तक उसको संसद का विश्वास प्राप्त रहता है। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सरकार अपने समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? यह कार्यपालिका जो है विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका। जी हाँ, राष्ट्रपति है दोस्तों जो नाम मात्र की कार्यपालिका है, जबकि प्रधानमंत्री जो है वो उसका मंत्रिमंडल जो है वास्तविक कार्यपालिका। यानी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? राष्ट्रपति नहीं करता है, प्रधानमंत्री करता है। परंतु सभी कार्य और शासन जो है राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। क्लियर? यानी आप कह सकते हैं राष्ट्रपति दोस्तों एक मात्र रबर स्टैम्प के माध्यम से ही शासन करता है। चलिए नेक्स्ट अब बात करें तो दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं। तो संसदीय शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं? तो सबसे पहली विशेषता है दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली की, वह है बहुमत प्राप्त दल का शासन। यानी संसदीय शासन प्रणाली में उसी राजनीतिक दल का शासन होता है जिसे आम चुनाव या लोकसभा में सबसे ज़्यादा मत प्राप्त हो, जिसे बहुमत मिलता है। यानी आम लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक सीटों पर जीत दर्ज करने वाली राजनीतिक दल सरकार बनाता है, और बाद में राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। यानी संसदीय शासन प्रणाली की जो पहली विशेषता क्या है दोस्तों? बहुमत प्राप्त दल का शासन। दूसरी विशेषता क्या है? लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है। मंत्री परिषद जो होते हैं दोस्तों लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होते हैं? उत्तरदायी होती है। संसद का निम्न सदन जो है, यानी संसद का निम्न सदन कौन दोस्तों? लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार को बर्खास्त कर सकता है, और जब तक सरकार को लोकसभा में बहुमत रहता है तभी तक सरकार को सदन में विश्वास प्राप्त रहता है। तो ये संसदीय शासन प्रणाली की दूसरी विशेषता है। तीसरी क्या है दोस्तों? नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका। जैसे नाम मात्र हमने बता दिया दोस्तों कि संसदीय शासन प्रणाली का मतलब होता है कि इसमें नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका दोनों होती है। यानी अगर हम बात करें भारत की जो संसदीय व्यवस्था जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल जो है दोस्तों वास्तविक कार्यपालिका है। चौथा विशेषता क्या है? केंद्रीय नेतृत्व है। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होते हैं और वही मंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं। यानी सभी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। पद मुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिमंडल कौन चुनता है? प्रधानमंत्री चुनता है। राइट। दोहरी सदस्यता। संसदीय शासन प्रणाली की जो विशेषता क्या? दोहरी सदस्यता। यानी मंत्री परिषद जो है सदस्य जो है विधायिका व कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। क्लियर? चलिए इसके अलावा दोस्तों बात करें क्या है विशेषता? द्विसदनीय विधायिका। यह जो संसदीय शासन प्रणाली वो क्या होती है? द्विसदनीय विधायिका, 2 सदन वाली होती है। संसदीय प्रणाली वाले देशों में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था को अपनाया जाता है। भारत में भी लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार के से स्वतंत्र लोकसेवक भी होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में मेधा आधारित यानी चयन के माध्यम से अच्छे लोक सेवक की नियुक्ति की जाती है, जिन्हें स्थायी कार्यपालिका के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक और विशेषता क्या है दोस्तों? गोपनीयता। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्यों को गोपनीयता और कार्रवाइयों और कार्यकारी बैठकों, नीति निर्माण आदि मुद्दों पर गोपनीयता के सिद्धांत का पालन करना पड़ता है। यानी
मंत्रिमंडल गोपनीयता के सिद्धांत का पालन करते हैं। वो जो नीतियाँ बनाते हैं, जो नियम बनाते हैं, वो आम जनता तक या सार्वजनिक रूप से उसे दोस्तों बताया नहीं जाता है। तो ये है दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली की कुछ विशेषताएं। क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं भारत में संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय सरकार अपनाए जाने के पीछे कारण क्या रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को पता है कि ऐतिहासिक कारण क्या है कि भारत पर पिछले 200 साल तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। चूंकि ब्रिटिश सरकार जो संसदीय शासन प्रणाली के माध्यम से संचालित होती थी और इस वजह से दोस्तों हमारे यहाँ भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। इसके साथ अगर हम बताएं दोस्तों 1919 का भारत अधिनियम और 1935 के भारत शासन अधिनियम में दोनों में हमने संसदीय शासन प्रणाली को प्रमुखता दी थी। चलिए बात करते हैं अपनाए जाने का पहला कारण क्या, व्यवस्था से निकटता, यानी संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटिश काल के दौर से भारत में मौजूद थी और परिणाम स्वरूप भारतीय संसदीय व्यवस्था से परिचित थे। और स्वतंत्रता के बाद यदि अन्य शासन व्यवस्था को अपनाते तो उस व्यवस्था को समझने में काफ़ी समय लगता है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है जो चीज़ें लगातार पहले से होती चली आ रही हैं उसे इम्प्लीमेंट करना, उसे लागू करना आसान होता है बजाय नई चीज़ों को सीखना फिर उसे लागू करना। दूसरा है दोस्तों उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवस्था। संसदीय शासन प्रणाली अपनाने पीछे हमारा दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन था वो था उत्तरदायी सरकार। यानी संविधान विशेषज्ञ के एम मुंशी के अनुसार भारत ने संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायित्व व जवाबदेहिता के सिद्धांत का समावेश किया है, जिससे यह व्यवस्था भारतीय जनमानस के अनुकूल हो चुकी थी। तीसरी क्या है दोस्तों, विधायिका एवं कार्यपालिका में सामंजस्य का प्रावधान। संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका में सामंजस्य का प्रावधान मौजूद था, जो स्वतंत्रता के बाद भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल था, क्योंकि भारतीय शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी थी। एक और कारण था दोस्तों वो था भारतीय समाज की प्रकृति, यानी भारत विश्व में सर्वाधिक विविधता वाला समाज था और इसलिए संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया ताकि सरकार में प्रत्येक वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। तो ये दोस्तों कुछ कारण हैं जिसकी वजह से भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया। हालांकि हमारी जो संसदीय शासन प्रणाली है दोस्तों वो ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली से ही आधारित, बट इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस, यानी जो हमारी जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली से थोड़ी सी अलग है। तो वो थोड़ी सी क्या अलग है उसकी चर्चा दोस्तों हम आगे करते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि ब्रिटेन और भारत के संसदीय शासन प्रणाली में अंतर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों जो भारत में संसदीय व्यवस्था का जो स्वरूप है वो विस्तृत रूप से ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है, बट ये कभी भी ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की नकल नहीं है। यह उससे निम्नलिखित मामलों में भिन्न थी। अब भिन्न कैसी दोस्तों, जैसे आप सभी बताएं कि ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में ब्रिटिश के जो है राजशाही, यहाँ ब्रिटिश में राजशाही है, जबकि भारत में राजशाही के स्थान पे हमने क्या अपनाया है, गणतंत्र को अपनाया है। अर्थात भारत में जो राज्य का प्रमुख यानी राष्ट्रपति उसका चुनाव होता है, जबकि ब्रिटेन में राजा का जो प्रमुख होता है राजा या रानी वो क्या होते हैं दोस्तों, अनुवांशिक, यानी उसी खानदान के लोग उसी खून के लोग जो है राजा बनते रहते हैं। बट हमारे यहाँ पर क्या होता है, हर 5 साल बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और अप्रत्यक्ष माध्यम से जनता अपने राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन करती है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं ब्रिटिश संसदीय शासन व्यवस्था। जो ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था संसद की संप्रभुता, यहाँ रखना यहाँ पर संसद की जो संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है क्योंकि यहाँ लिखित संविधान है और संघीय व्यवस्था और न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है। तो ये भी वजह है कि हमारी जो संसदीय शासन प्रणाली है ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली से भिन्न है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री को निम्न सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल अगर हम भारत की बात करें तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है दोस्तों उसे जो है अगर हम एग्जाम्पल भारत करें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को जो है लोकसभा का सदस्य होना चाहिए और उसका सदस्य होना अनिवार्य है। बट भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री चाहे लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा को बस सदस्य होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में क्या होना चाहिए दोस्तों, हाउस ऑफ कॉमन्स यानी निम्न सदन का सदस्य होना अनिवार्य है प्रधानमंत्री के पद के चुनने के लिए। क्लियर। चलिए तो ये कुछ कारण थे जिसके माध्यम से जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली से भिन्न है दोस्तों। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री और स्थिति उसकी नियुक्ति। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है भारत में की जो संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली की जो धुरी है वह मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल का जो प्रमुख होता है वो होता है दोस्तों प्रधानमंत्री।
और चूंकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक है, समस्त शक्तियां प्रधानमंत्री द्वारा प्रयोग की जाती हैं। बड़ी शक्तियां जो है राष्ट्रपति के नाम से संचालित हों, पर प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। यानी भारत के राष्ट्रपति जो आर्टिकल 75 के अनुसार जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। बट राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति उसे ही करेगा जिसे संसद में बहुमत प्राप्त हो। यानी आम सभा लोकसभा चुनाव में जिस भी पार्टी के बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी एवं उसके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करेंगे, ये कहा गया है दोस्तों आर्टिकल 75 में। अब प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य क्या क्या हैं दोस्तों? तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्य की बात करें तो प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक दल का नेता और संसद के बहुमत दल का नेता होता है और मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। इसके अलावा वह मंत्रियों के बीच कार्यों को बंटवारा करता है और इस कार्य में उसे लगभग पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। यानी वो जिस भी चाहे किसी को मंत्री पद दे सकता है, मंत्री पद से हटा सकता है। यानी पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री को स्वतंत्रता प्राप्त होती है दोस्तों। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है। यदि उसके चाहने पर भी कोई मंत्री त्यागपत्र ना दे तो वह मंत्री परिषद को ही भंग कर सकता है और नए मंत्री परिषद का गठन कराता है कौन? प्रधानमंत्री। इसके लिए वह मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। तब मंत्री परिषद के कार्यों, निर्णयों, नीति निर्धारण इत्यादि में उसका पूरा दखल रहता है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का नेता होता है और सभी विभागों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने और उनके बीच मतभेद यदि कोई है तो उन्हें सुलझाने का उसके पास अधिकार रहता है प्रधानमंत्री के पास। राष्ट्र की नीतियों का निर्धारण प्रधानमंत्री करता है और यही कारण है कि उसके प्रधानमंत्रित्व में सरकार उसी की कहलाती है। जैसे मोदी सरकार, नेहरू सरकार और इंदिरा गांधी सरकार इत्यादि के नाम से आप जानते ही हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, प्रशासन में जो अगर हम बात करें तो प्रशासन में सर्वोच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करते हैं। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति, राजदूत, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, लोकपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त आदि। इसके साथ साथ नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है दोस्तों। चूंकि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के नेता होता है इसलिए पूरे देश के शासन के ऊपर उसका व्यापक अधिकार रहता है। देश की आंतरिक एवं बाहरी नीतियों का निर्धारण वही करता कौन? प्रधानमंत्री। इसके साथ दोस्तों, ऐसे में कहा जा सकता है कि जब तक संसद के बहुमत का विश्वास प्राप्त है तब तक प्रधानमंत्री की शक्ति असीम है और वह देश का वास्तविक शासक है। जिस प्रकार इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के बारे में कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का निर्देशन चक्र है और प्रधानमंत्री उसका चालक, उसी प्रकार भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में भी यही कहा जा सकता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री जो नौकायान का संचालन है, जिस तरीके से जिस तरफ वो नाव ले जाना चाहे उस तरफ वो नाव ले जा सकता है। तो ये है दोस्तों प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियाँ। क्लियर हो गया? चलिए, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी दोस्तों, बट आप इस वीडियो के बाद दोस्तों इस टॉपिक पर किसी और वीडियो को नहीं देखेंगे, मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि यहीं से आपके पूरे जो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। और ये फाइनल है क्या दोस्तों? फाइनल पार्ट इस चैप्टर का ये। चलिए, अब बात करते हैं दोस्तों सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है। तो अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी है। इसका तात्पर्य है कि सभी मंत्री अपने सभी भूल और कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति क्या होते हैं दोस्तों? संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। भले ही अगर एक मंत्री गलती है तो उसकी जिम्मेदारी सभी को लेनी होती है दोस्तों। सामूहिक उत्तरदायित्व कैबिनेट की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी एक मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव मतदान होने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है। जहाँ दोस्तों किसी एक मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो समझो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है। ये सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होता है कि किसी नीति को आगे बढ़ाने या सहमति देने तो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन करें। तो यह है दोस्तों सामूहिक उत्तरदायित्व है, जो संसदीय शासन प्रणाली की एक बहुत बड़ी विशेषता भी है। क्लियर? चलिए, अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम मंत्रिपरिषद की। जी हाँ, जैसे आप सभी को मैंने पहले बताया दोस्तों कि मंत्रिपरिषद 3 प्रकार यानी मंत्रिपरिषद की 3 श्रेणियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती है दोस्तों?
कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, और इन सभी मंत्रियों के शीर्ष स्थान पर कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों जैसे गृह, रक्षा, वित्त, विदेश मामलों आदि के प्रमुख होते हैं। कैबिनेट केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मामलों में नीति निर्धारण निकाय, यानी जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं वो कौन होते हैं दोस्तों? और जिन्हें केंद्र सरकार के हर प्रकार कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान होता है वो होते हैं कैबिनेट मंत्री। क्लियर? चलिए, दूसरे प्रकार मंत्री राज्य मंत्री। इन्हें या तो मंत्रालयों विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है या कैबिनेट मंत्रियों से संबंध किया जा सकता है। ये होते हैं राज्य मंत्री। इसके अलावा दोस्तों उप मंत्री कौन है? ये कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों से संबंधित होते हैं तथा उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कर्तव्यों में उनकी सहायता करते हैं। यानी जो उप मंत्री होते हैं ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री की सहायता के लिए होते हैं। क्लियर? अब दोस्तों क्या करते हैं, कभी कभी मंत्रिपरिषद में एक उप प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकता है और उप प्रधानमंत्री नियुक्ति अधिकतर राजनीतिक कारणों से ही की जाती है। जैसे वर्तमान में अगर हम उप मुख्यमंत्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दो उप मुख्यमंत्री हैं। इसी प्रकार से उत्तराखंड में भी दोस्तों एक मुख्यमंत्री हैं और एक उप मुख्यमंत्री हैं। भारत में उप प्रधानमंत्री की पट्टी चली आई थी दोस्तों। अगर हम बात करें तो भारत के पहले उप जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर? गृह मंत्री भी थे वो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों राजनीतिक कार्यपालिका तथा स्थायी कार्यपालिका में अंतर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। राजनीतिक कार्यपालिका कह लीजिए चाहे अस्थायी कार्यपालिका कह लीजिए, ठीक है, स्थायी कार्यपालिका कह लीजिए या इन्हें नौकरशाही कह लीजिए, दोनों एक ही हैं। तो अगर हम दोस्तों राजनीतिक कार्यपालिका की बात करें, राजनीतिक कार्यपालिका दोस्तों क्या होती है? जैसे दोस्तों कि इस राजनीतिक कार्यपालिका में कार्यपालिका शब्द के साथ जो क्या जुड़ा हुआ है? राजनीतिक जुड़ा हुआ है। तो इस शब्द से आपको पता चल जाना चाहिए कि ऐसी कार्यपालिका की नियुक्ति किसके आधार पर होती है? राजनीतिक आधार पर होती है, यानी इनका चुनाव होता है। राजनीतिक कार्यपालिका गठन करने में राजनीतिक दलों की विशेष भूमिका होती है और राजनीतिक कार्यपालिका एक विशेष या अन्य विशेषता यह भी है कि कुछ वर्षों के लिए निश्चित कार्यकाल से इन्हें पहले भी हटाया जा सकता है। जो राजनीतिक कार्यपालिका है ये अस्थायी होती है, इन्हें कभी भी हटाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, और संसदीय प्रणाली में राजनीतिक कार्यपालिका को विधानमंडल के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी बनाया जाता है। और जो उत्तरदायी तो होते हैं दोस्तों, यानी इनका राजनीतिक आधार पर कुछ वर्षों के निश्चित कार्यकाल के लिए की जाती है और ये बाद में इनका विघटन भी किया जा सकता है। ठीक है, यह है राजनीतिक कार्यपालिका। अगर हम बात करें स्थायी कार्यपालिका, इसे नौकरशाही भी कहते हैं दोस्तों। स्थायी कार्यपालिका क्या होती है दोस्तों? स्थायी कार्यपालिका की नियुक्ति राजनीतिक अधिकारों से मुक्त होती है, अर्थात हम इसे कहें कि स्वतंत्र होती है। स्थायी कार्यपालिका का चुनाव अथवा नियुक्ति संबंधित राजनीतिक दलों की कोई भूमिका नहीं होती दोस्तों। यानी स्थायी कार्यपालिका के सदस्यों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर? योग्यता के आधार पर की जाती है। और क्योंकि इसके सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों जो है वो सेवानिवृत्त होने की निश्चित आयु तक स्थायी होता है और राजनीतिक कार्यपालिका में परिवर्तन होने के बावजूद भी दोस्तों स्थायी कार्यपालिका में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ये दोस्तों इनका नियुक्ति होती है योग्यता के आधार पर। और संघ लोक सेवा आयोग जो है एक संस्था है, उसी के माध्यम से दोस्तों इनका चुनाव या आप कह सकते इनकी नियुक्ति होती है परीक्षा के द्वारा। जैसे IAS, IPS, IFS, IRS दोस्तों ये सभी क्या होते हैं? स्थायी कार्यपालक होते हैं। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में आपने समझ लिया। अब इसमें कुछ अंतर होते हैं नियुक्ति संबंधी। अगर हम अंतर की बात करें तो हमने आपको पहले बता दिया दोस्तों कि जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है वो चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं, जबकि जो स्थायी कार्यपालिका होती है ये इनकी योग्यता के आधार पर दोस्तों इनको नियुक्त किया जाता है। इसकी प्रकार दोस्तों योग्यता के आधार पर क्या होती है दोस्तों, यानी जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है ये इनमें कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। बट स्थायी कार्यपालिका भी दोस्तों इन्हें पढ़ा लिखा होना चाहिए, शैक्षिक रूप से निपुण होने चाहिए। ठीक है, और इनका एग्जाम होता है। कार्यकाल संबंधी बात करें तो इनका जो राजनीतिक कार्यपालिका दोस्तों ये अस्थायी कार्यकाल होता है, यानी कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है बट इस 5 साल से पहले भी हटाया जा सकते हैं। बट जो स्थायी कार्यपालक होते हैं इनका निश्चित कार्यकाल होता है दोस्तों और 60 वर्ष तक जो है कार्यकाल, उसके बाद ये अपने पद से सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, उत्तरदायित्व की बात करें तो उत्तरदायित्व के महत्वपूर्ण कार्य की बात करें दोस्तों तो राजनीतिक कार्यपालिका जो है दोस्तों वो जो अगर हम बात करें तो विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी होती है,
बट जो है अगर हम बात करें स्थायी कार्यपालिका की दोस्तों, तो वो उत्तरदायित्व का संबंध उसका जनता के प्रति नहीं होता है व्यवहार में। उसका उत्तरदायित्व असैनिक सेवाओं से संबंधित नियमों अथवा कानूनों के प्रति होता है, जो संविधान में संबंधित होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों राजनीतिक संबंधों के बारे में काफ़ी अंतर होता है। ठीक ऐसे इनकी भूमिका संबंधी कुछ अंतर पाए जाते हैं। तो ये है दोस्तों इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी ये फाइनल पार्ट है दोस्तों इस कार्यपालिका का। इसके बाद दोस्तों इस चैप्टर का हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आंसर लाने वाले हैं। और इस चैप्टर से संबंधित इस पार्ट से अगर कोई आपको डाउट्स है, कोई क्वेरीज है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, उसका उत्तर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पर दोस्तों हम आपको PDF देंगे, वहाँ से जाके डाउनलोड लिंक कर सकते हैं और इसे भली बात समझ सकते हैं दोस्तों, और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी स्वागत है। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में।